नमस्कार, स्वागत है आपका CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में। मैं हूं मनीषा गुप्ता और आज बात करेंगे सोने चांदी में, जहां पर जोरदार गिरावट के साथ कारोबार है। सोने की अगर बात की जाए तो पिछले हफ्ते 10% की गिरावट थी, चांदी में 15% की गिरावट थी और आज की अगर बात की जाए तो दोनों में ही सोने चांदी में गिरकर यहां पर कारोबार शुरू हुआ है। साथ ही बात करेंगे यहाँ पर रुपए की, जहां पर नित नए रिकॉर्ड लोज हम बनता हुआ देख रहे हैं और पिछले अगर 3 से 4 सेशंस की बात की जाए तो गिरावट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा गंभीर बनती हुई नजर आई है। माफ़ कीजिए, रुपए आपकी स्क्रीन पर लेके आएंगे क्योंकि 94 के लेवल्स हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। आगे अब किस तरह की स्थिति रह सकती है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ, रिद्धि सिद्धि बुलियन के MD पृथ्वीराज कोठारी एंड IFA ग्लोबल एंड बुलियंस के फाउंडर एंड CEO अभिषेक गोयनका। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। सोने से पहले यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं कोठारी जी, जिस तरह की भारी गिरावट हमने यहाँ पर मार्केट्स में आते हुए देखी है, 5600 का ऑल टाइम हाई, उसके बाद 4350 का लो, 4300 एज ऑफ नाउ यहाँ पर कारोबार करता हुआ 4% की गिरावट के साथ। तो क्लियरली $1000, $1300 की गिरावट हमने यहाँ पर बहुत ही छोटे समय में आते हुए देखी है। कैसे देखते हैं आप सोने के ये प्राइसेस? ऑफ कोर्स लिक्विडेशन है, बाजार को लगता है कि अब US फेड रेट कटौती नहीं करेगा, शायद रेट बढ़ा भी सकता है इस साल में। ये सब चीजें ऑफ कोर्स यहाँ पर मार्केट्स को बॉदर कर रही हैं, लेकिन सोने के प्राइसेस में और खरीदारी को लेकर अब यहाँ पर आपकी क्या सेंस है? थैंक यू मनीषा जी। देखिए, नो डाउट है कि जो फियर जो है अभी तक वॉर के हो, कहीं कहीं पे मुझे नहीं लग रहा है कि कम हो रहा है। और ऑलमोस्ट 30% गोल्ड प्राइस अगर आप हाई से लेते हो तो ऑलमोस्ट 30% का एक करेक्शन आ गया है। और अभी भी लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज की बात हो रही है बिकॉज ऑफ हाई इन्फ्लेशन हो गया है, हाई क्रूड प्राइस। जब तक क्रूड प्राइस और मार्केट सेंटीमेंट चेंज नहीं होता है तब तक लोग डॉलर में पैसा रखना प्रीफर कर रहे हैं, तो सब लिक्विड पोजीशन कर रहे हैं। और इसके सामने साइमल्टेनियसली देखो तो आज भी चाइना ने गोल्ड को बाय किया है, तो फ्राइडे को भी बाय किया था। जो डाउनफॉल पे आता है उसमें बाय करना है, तो धीरे धीरे बाइंग अपॉर्चुनिटी अपने यहाँ पे भी बन रही है। नो डाउट है अभी भी थोड़ा प्रेशर बना रहेगा, वी टच 4000, 4100 और मे बी 3800, पर अभी भी सेलिंग प्रेशर है। जब तक इन्फ्लेशन, ऑयल प्राइस स्टेबल नहीं हो जाते हैं और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता, तब तक गोल्ड और सिल्वर ये दोनों प्रेशर में ही रहेंगे। क्योंकि कॉस्ट ऑफ जहाँ पे भी शिपमेंट नहीं हो रहा है, लोग अभी मतलब कंफ्यूज हो गए कि क्या करना चाहिए। आप देखिए इक्विटी प्राइसेस भी डाउनफॉल जा रहा है वर्ल्ड वाइड, नॉट ओनली इंडिया, पूरी ग्लोबली डाउन है। तो मुझे लगता है जब तक क्रूड प्राइस अगर कंट्रोल में नहीं आता है और अब 100-120 जाता है तो और गोल्ड और सिल्वर में और भी करेक्शन आनी चाहिए। कोठारी जी, आपको लगता है 3800 यहाँ पर गोल्ड में देखने को मिल सकता है, तो चांदी में आपकी क्या सेंस है, कितनी मुनाफा वसूली वहां आ सकती है? क्योंकि 120 की चांदी 65 पे आ गई है। देखिए, चांदी अभी शिपमेंट्स ही नहीं आ रहे हैं, कहीं पे भी कोई मूवमेंट नहीं हो रहा है। नो डाउट है लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है धीरे धीरे, अगर जिसके पास कैश लिक्विडिटी अगर हैंड में है और उसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्ट करना है। मैं शॉर्ट टर्म की बात तो बहुत अच्छी है चांदी। अगर चांदी की बात करें तो चांदी स्टॉक भी शॉर्टफॉल है, कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ गया, पता और सिचुएशन में कुछ भी कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होगा आगे। ये किसी को नहीं पता है कि आगे कितने दिन वॉर चलेगा, कब तक चलेगा और कहाँ कहाँ पे चलेगा। तो इस सिचुएशन के हिसाब से चांदी भी प्रेशर में है, बट चांदी का लेवल धीरे धीरे बहुत अच्छा लेवल आ रहा है, क्योंकि अहेड ऑफ जब भी वॉर रुकेगा तब इसमें अच्छी खासी तेजी आएगी। पर आपको लगता है चांदी 60 तोड़ सकती है एक बार, $60? नहीं, 60 के आसपास मुझे लगता है आनी चाहिए। 2 लाख के आसपास अगर चांदी आती है इंक्लूडिंग GST तो बहुत ही अच्छी बाइंग बनती है। कोठारी जी, अगर खरीदारी की बात की जाए तो फर्स्ट क्वार्टर भारत में हमने खरीदारी कोई बहुत खास होते हुए नहीं देखी है। माना यही जा रहा है कि पिछले साल के इस क्वार्टर में से हम कुछ 20 से 40% शायद कमजोर ही रहे हैं, लेकिन आने वाले महीने में अब अक्षय तृतीया है, अगर करंट लेवल्स पे प्राइसेस रहते हैं तो बाइंग आएगी। देखिए, मुझे लग रहा है धीरे धीरे आनी चाहिए। अहेड ऑफ अक्षय तृतीया है, एग्जीबिशन भी है, तो लगता है कहीं ना कहीं बाइंग धीरे धीरे इस प्राइस के ऊपर आनी चाहिए। जो यहाँ पे डिस्काउंट $70 चलता था वो कहीं हद तक खत्म हो गया है। दुबई में भी जो डिस्काउंट $20, $30 चलता था वो भी अभी खत्म हो चुका है, क्योंकि नए माल की आने की गुंजाइश है नहीं। तो मुझे लगता है ये अगर प्राइस स्टेबल रहता है तो फिर से डिमांड आने की संभावना है। अगर प्राइस स्टेबल होना चाहिए, क्योंकि मूवमेंट बोथ साइड मूवमेंट काफी फास्ट हो रहा है। कोठारी जी, जहां तक बाइंग की बात है इंडियन मार्केट्स में, ज्वेलरी या फिर इन्वेस्टमेंट, कहां पर आप बेहतर यहां पर एक फोकस आता हुआ देखते हैं? देखिए, अभी तो फिलहाल तो इन्वेस्टमेंट डिमांड ही है। अब ETF में भी लिक्विडेशन हो रहा है, क्योंकि अब मुझे अपॉर्चुनिटी इक्विटी में अच्छी दिखती है, तो मैं गोल्ड से पोजीशन को लिक्विड करके इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट करना प्रेफर कर रहा हूँ। क्योंकि
अब मुझे 50% 60% नीचे में मुझे इक्विटी अच्छी अच्छी आइटम मुझे मिल रही है, तो मैं उस तरफ थोड़ा ध्यान दूंगा, तो इस तरफ थोड़ा सा कम होगा मुझे लग रहा है। तो नो डाउट है ज्वेलरी डिमांड अब धीरे धीरे अक्षय तृतीया हेड है, तो ज्वेलरी डिमांड भी निकलेगी, क्योंकि मैरिज सीजन इस में ऑल राइट, कोठारी जी, पॉइंट टेकन, बहुत शुक्रिया आज समय निकालने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए भी। तो जैसे कहा गया कि सोने में 30% की गिरावट यहाँ पर ऑल टाइम हाई से बनते हुए नजर आई है। चांदी में ये गिरावट इवन ज्यादा है, करीबन 45% चांदी यहाँ पर फिसली है अपने ऑल टाइम हाई से। आपको याद दिला दें कि 4,30,000 तक के लेवल्स हमने चांदी में बनते हुए देखे थे, 2,06,000 के स्तर आपकी स्क्रीन पर, तो आधी यहाँ पर चांदी होती हुई नजर आई है और 9% की गिरावट आपकी स्क्रीन पर। काफी शार्प डिक्लाइंस यहाँ पर बने हैं। चांदी एक्चुअली अगर हम आपको YTD का चार्ट भी दिखाएं तो चांदी अब इस साल के लिए नेगेटिव में जा चुकी है। 4% की गिरावट 2026 में अब तक चांदी ने यहां पर दर्ज की है, तो अच्छी खासी मुनाफा वसूली के साथ कारोबार। लेकिन एक नजर यहां पर रुपए पे डालेंगे। हमारे साथ IFA ग्लोबल एंड बिलियंस के फाउंडर एंड CEO अभिषेक गोयनका हैं। अभिषेक, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। सब कुछ बुलियन नजर आता है आजकल, पर आप कैसे देखते हैं रुपए को? ऑल टाइम लोज 94 के लेवल्स, लोग मान रहे थे कि रुपए में गिरावट देखने को मिलेगी, लेकिन इतनी शार्प गिरावट। हाय मनीषा, थैंक्स फॉर हैविंग मी। देखिए, रुपए में तो जो चाल है इस समय ये बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड है। लास्ट 3-4 सालों में इतनी बड़ी चाल नहीं आई है, और फ्राइडे को तो हमने 1 रुपये एक दिन में देखा। तो अगर हम फंडामेंटली बात करें तो सिर्फ ये ऑयल प्राइसेस एंड रिस्क एवर्जन के कारण रुपया इतना वीक हो रहा है। चारों तरफ डॉलर की डिमांड है, बट कोई बेचने नहीं आ रहा डॉलर। एक्सपोर्टर्स भी मार्केट से आउट है। ग्लोबली US डॉलर में तेजी है। अगर आप बाकी G7 करेंसीज देखें, यूरो, GBP वगैरह, वहाँ पर थोड़ी सी मंदी आई है। साथ साथ में इंटरेस्ट रेट्स भी अमेरिका में थोड़े थोड़े बढ़ रहे हैं, और इंडिया में RBI ने जितनी इंटरवेंशन कर दी, अब वो भी थोड़ा धीरे धीरे इंटरवीन कर रहा है, क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी $100 बिलियन का नेट शॉर्ट फॉरवर्ड बुक बना दिया है। तो ये सब तो नेगेटिव बातें हो गई। अब पॉजिटिव बातें में अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हमारे कैलकुलेशन के हिसाब से रुपया यहाँ पर करीब करीब 5% अंडर वैल्यूड है बाकी करेंसीज के मुकाबले। और इंडियन इक्विटी मार्केट्स में भी ठीक ठाक अब हम लोग फेयर वैल्यूएशन के नज़दीक पहुँच रहे हैं। निफ्टी, मिड कैप्स, स्मॉल कैप्स, तो वहाँ पर अब इंटरेस्ट बन रहा है। तो धीरे धीरे FII का भी इंटरेस्ट वहाँ बनेगा। और इंडिया में इंटरेस्ट रेट्स कट नहीं होंगे। अब इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में भी अब बढ़ेंगे मोस्ट लाइकली। तो वो भी जो बेनिफिट मिलता था इक्विटी मार्केट्स को, वो थोड़ा इम्पैक्ट पड़ा है उस कारण से। तो ओवरऑल मैं कहूँगा कि ये एक्सट्रीम फियर का समय है, और एक्सट्रीम फियर में लोग एक्सट्रीम फियर प्राइसिंग करके बैठे हैं। पर अगर मैं 1 साल आगे की बात करूँ, तो अगर प्रीमियम मिला के रुपया करीब करीब 3 रुपये का आसपास प्रीमियम है, तो 97 का रुपया मिल रहा है 1 साल। तो अगर चीज़ें सुधर जाती हैं और ऑयल वापस से $80-90 के नज़दीक आ जाता है, तो रुपया भी मेरे ख्याल से 90-91 के नज़दीक आ जाएगा। तो अगर इस समय कोई 1 साल का डॉलर बेचे और उसको 97 का प्रीमियम मिले, और वो ये डील्स अगर ऑप्शंस के थ्रू करे थोड़ा प्रीमियम भर के, तो मेरे ख्याल से 1 साल वो काफ़ी बेनिफिट वाली पोजीशन बननी चाहिए। अल्टीमेटली एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस एट द एंड। तो मैं इस लेवल से रुपए पे बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, कॉशियस। बट जैसे ही मुझे कोई इम्पैक्ट नज़र आएगा जहाँ पर चीज़ें सुधरते हुए नज़र आएगी, हम डॉलर रुपी को बेचेंगे, rather हम यहाँ पर डॉलर रुपी खरीदेंगे। आपके हिसाब से वर्स्ट केस सिनेरियो रुपए में क्या आ सकता है? 94 ऑलमोस्ट हम यहाँ पर देख ही रहे हैं। नहीं, डेफिनेटली अगर ये 48 आवर्स का अल्टीमेटम इन्होंने दिया है, अब अगर ये वॉर बढ़ती है, डिसैलिनेशन प्लांट में इन्होंने अटैक कर देते हैं, एंड देन इट्स अ मैटर ऑफ ह्यूमन सर्वाइवल, तब तो डेफिनेटली ऑल बेट्स आर ऑफ। बट काफ़ी हद तक नेगेटिव न्यूज़ प्राइसिंग हो चुकी है इंडिया में। तो अगर कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तो मेरे ख्याल से 2 रुपये का इमीडिएट करेक्शन रुपए में रातों रात आ सकता है। अभिषेक, डॉलर इंडेक्स में हमने एक सेफ हेवन बाइंग यहाँ पर आते हुए देखी है। जैसे हम बात भी कर रहे थे कि सोने चांदी में भी गिरावट है, इक्विटीज में गिरावट है, क्रिप्टो में गिरावट है, डॉलर इंडेक्स एक सेफ हेवन के तौर पर उभरा है। किस तरह से आप वो पोजिशनिंग देखते हैं?
सो डॉलर इंडेक्स, जैसे कि मनीषा हमने देखा है इतने सालों में, 2008, 2000, 2013, 2020, जब भी रिस्क एवर्जन का माहौल होता है डॉलर स्ट्रांग होता है, इरिस्पेक्टिव कि उनकी कितनी डेफिसिट है और लोग कितना डॉलर अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में बेच रहे हैं। अल्टीमेटली लोग सेफ हेवन में जाते हैं, डॉलर बॉन्ड्स खरीदते हैं, डॉलर की करेंसी पे ओवरवेट होते हैं। तो वही हो रहा है, इसलिए डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है। अगर ये रिस्क एवर्जन बढ़ेगी तो डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग होगा, यहाँ से 3-4% डॉलर इंडेक्स और स्ट्रांग हो सकता है, तो उसका इम्पैक्ट रुपया में भी पड़ सकता है। और बाकी जो एसेट्स हैं, जैसे कि आपके पहले गेस्ट भी कह रहे थे कि भाई अल्टीमेटली क्योंकि सोना चांदी इतना बढ़ चुका है, यहाँ पर अब 10-15% की मूवमेंट ऊपर और दिखती है, तो लोग डेफिनेटली अपने मार्जिन्स को फंड कर रहे हैं और पैसे बाकी एसेट से निकाल रहे हैं, इंक्लूडिंग गोल्ड एंड सिल्वर, क्रिप्टो। तो ये एसेट्स भी गिरेंगे। और अब पीपल आर होल्डिंग कैश इन द यूएस डॉलर, उस हिसाब से इनमें पैसे जाएंगे और इनमें से एसेट्स में निकलेंगे। तो जब तक चीज़ें सुधरती नहीं है तब तक इन सब एसेट्स में, रिस्क एसेट्स में या रिस्क इन्फ्लेशन एडजस्टेड एसेट लाइक गोल्ड, यहाँ भी पैसे नहीं जाएंगे। तो मेरे ख्याल से गोल्ड में अल्टीमेटली 10-1% का फॉल और आ सकता है, एंड सिल्वर में तो खैर ऑब्सीन प्राइसेस हो गए थे, तो सिल्वर तो खरीदारी में बनती नहीं है। एंड क्रिप्टो फ्रैंकली इट्स अ ट्रेडिंग एसेट, तो ये डिफिकल्ट होगा कहना कि भाई वो कहाँ तक जाएगा। हो सकता है 40,000 50,000 चला जाए। वेरी डिफिकल्ट टू से अबाउट क्रिप्टो। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया अभिषेक एज ऑलवेज साथ जुड़ने के लिए, रुपए में तो और साथ में डॉलर इंडेक्स, क्रिप्टो, गोल्ड, सिल्वर पर भी अपनी राय साझा करने के लिए। वेल, आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ अब मेटल फोकस के प्रिंसिपल कंसल्टेंट साउथ एशिया चिराग शेठ जुड़ चुके हैं। चिराग, शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। जिस तरह से हमने पिछले 4 हफ्ते से लगातार सोने और चांदी में गिरावट आते हुए देखी है और मल्टी मंथ लोज के आसपास, चांदी 48% नीचे है अब अपने ऑल टाइम हाई से, गोल्ड में 30% तक की गिरावट दर्ज की जा चुकी है। अगर हम टेक्स्ट बुक के तरीके से देखें तो हम एक बेयर टेरिटरी में अब यहाँ पर हैं। आपको लगता है यहाँ से और कुछ गिरावट देखने को मिल सकती है? देखिए मनीषा, फिलहाल तो प्रॉब्लम ये है कि गोल्ड जो फेयर ट्रेड था, अब डॉलर फेयर ट्रेड बनते हुए दिखाई दे रहा है, और प्योरली बिकॉज ये ऑयल ड्रिवन एक इन्फ्लेशन जो है, तो उसके अंदर सबसे पहला रिएक्शन ये होता है कि डॉलर खरीदे, क्योंकि इंटरेस्ट रेट हाई रह सकते हैं, तो उसका ऑब्वियसली एक खामियाजा गोल्ड पे देखने को मिलेगा। बट यहाँ पे 2 इम्पॉर्टेंट चीजें हैं जो समझनी जरूरी है। एक है कि सेंट्रल बैंक जो बायर्स थे, अब ये अनुमान लगाए जा रहे हैं कि शायद क्योंकि ये वॉर थोड़ा बहुत लंबा चल सकता है, तो सेंट्रल बैंक्स के पास जो कैश अवेलेबल है वो उनको इकोनॉमी में पंप करना पड़ेगा और उनकी बाइंग कई हद तक थम जाएगी। और तीसरी बात, एक जो अटकलें लगाई जा रही है कि मिडिल ईस्ट के जो सेंट्रल बैंक है, शायद वो दे वुड बी फोर्स टू सेल गोल्ड। तो ये सारी चीजों को अगर हम देखें तो ऑब्वियसली गोल्ड पे एक प्रेशर बना रहेगा। हमारा फोरकास्ट ये था कि हाईज में हमारा मानना था कि $5,500 इस क्वार्टर के लिए, और लोज में $4,300, शायद ये एक रेंज देखने को मिल सकता है। यहाँ से शायद और $100-200 की फॉल, आई वुड नॉट बी सरप्राइज। बट रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मैं कहूँगा अभी भी गोल्ड के लिए फिर फेवरेबल हो जाते हैं, इनफैक्ट अगर $4,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड करता है तो अगर $100-200 यहाँ से पकड़ें चिराग, तो 4300 के लेवल्स हैं। आपको लगता है $4,100 अनाउंस तक सोना जा सकता है? देखिए, जिस हिसाब से ये वॉर एस्केलेट हो रहा है, जिस हिसाब से चीजें चल रही है, तो जरूर शायद आपको एक और $100-200 की फॉल देखने को मिल सकता है। चिराग, जहाँ तक ट्रेडिंग की बात है, ये भी माना जा रहा है कि बड़े बैंक्स हैं, बड़े ब्रोकरेजेस हैं, और जिस तरह के लॉसेस हम इक्विटीज़ में आता हुआ देख रहे हैं, काफ़ी हद तक पेपर गोल्ड सेलिंग हमने वहाँ से भी आते हुए देखी है, लिक्विडेशन है टू पे ऑफ मार्जिन्स इन अदर एसेट क्लासेस, क्या वो एक बहुत बड़ा प्राइस मूव का एक हिस्सा है? जी बिल्कुल। देखिए, हमने ये 2008 में भी ये सारी चीजें होते हुए देखी, 2011 में भी ये सारी चीजें होते हुए देखी कि जब एक क्राइसिस, जिस 2008 में सबप्राइम क्राइसिस आया, 2011-12 में पिग्स जो यूरोपियन क्राइसिस थे, जब ऐसा हुआ है तब सबसे पहला फियर एसेट बन जाता है डॉलर, और ये क्लासिक मैक्रो इकोनॉमिक मूव हमने आते हुए देखा है। हालांकि यहाँ पे गोल्ड पे रिएक्शन बहुत ज्यादा रहा है, और यहाँ पे क्योंकि डॉलर के साथ इंटरेस्ट रेट भी प्ले है, तो मैं कहूंगा मार्जिन कॉल्स है, जहां पे भी पैसा बन रहा है वहां पे से एग्जिट कर दीजिए और मार्जिन कॉल्स भरिए।
तो इसीलिए शायद और $100-200 गोल्ड में एक फॉल जरूर आपको देखने को मिल सकता है। बट अगर हम 2008 की बात करें, 2011 की बात करें, फिर आपने गोल्ड में भी एक रैली आते हुए दिखी थी। तो होपिंग ये है कि शायद ये सेम चीज प्ले आउट होगा 2026 में। चिराग, अगर ये सिनेरियो लें कि अच्छा रेट कट नहीं होते हैं, ये पूरा साल ऐसे ही निकल जाता है और शायद जिस तरह की 50% प्रोबेबिलिटी के है कि शायद एक रेट इंक्रीज होता हुआ हम देखें, अगर ऐसा होता है तो इन दैट सिनेरियो फिर सोने को क्या होगा? नहीं, देखिए, अगर ये चीज होता है तो फिर एक स्ट्रक्चरली आपको सोने में शिफ्ट आते हुए दिखाई देगा और शायद फिर आपको और यहाँ से मैं कहूंगा $500-600 भी भाव गिर सकते हैं। बट फिलहाल ये हमारा बेस केस नहीं है। हमारा बेस केस ये है कि शायद ये वॉर लंबा ना चले, बिकॉज अभी हम देख रहे हैं कि दिस इज नॉट हेल्पिंग एनीबडी, और डोनाल्ड ट्रंप भी एक वे आउट चाहते हैं। आप देखेंगे हर दिन एक नई कमेंट्री आती है। तो अगर ये वॉर लंबा नहीं चलता है तो फिर आपको गोल्ड में वापस एक रैली आते हुए दिखाई देगी। पॉइंट टेकन, यानी कि काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं जो यहाँ पर प्ले आउट हो सकते हैं। लेकिन जैसे चिराग ने हमें कहा कि टैरिफ बढ़ने के समय में सोने में यहाँ पर हमने निवेश आता हुआ देखा था, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में और इस फैक्ट में कि रेट साइकिल में चेंजेस आ सकते हैं, ये एक डर है और उसी वजह से पैसा हमने यहाँ पर यूएस डॉलर में एज अ सेफ हेवन जाता हुआ देखा है। तो क्लियरली काफ़ी सारे सिनेरियोज हैं और सोना किसी राह भी जा सकता है। इसी के बॉन्ड स्ट्रीट मनी मार्केट्स की हालत में काफ़ी कुछ यहाँ पर देखा है हमने इम्पैक्ट होता हुआ, जिस तरह से बाकी से सारे ग्लोबल क्यूज़ हैं यहाँ पर। वेस्ट एशिया में जिस तरह का तनाव है उससे सरकारी बॉन्ड्स में एक इम्पैक्ट है। कच्चे तेल का भाव $112 प्रति बैरल के पार है, जो कि 4 साल में सबसे हाईएस्ट लेवल पे बनता हुआ नजर आया है क्लोजिंग के लिहाज से। डॉलर इंडेक्स की बात की जाए तो यहाँ पर अच्छी खासी तेजी है, रुपए में रिकॉर्ड गिरावट है। हमने ऑलमोस्ट 94 के स्तर यहाँ पर आते हुए देखे हैं। और जहाँ तक शेयर बाजार की बात है, यहाँ पर बिकवाली है, एफआईआईज की तरफ से आउटफ्लो है, डॉलर इंडेक्स और यूएस ट्रेजरी यील्ड्स में यहाँ पर बढ़त देखने को मिली है और इन सभी चीज़ों का एक स्ट्रॉन्गर इम्पैक्ट मनी मार्केट्स पर भी है। बात करें इंडियन मार्केट्स की स्पेशली, तो राज्यों की जो स्टेट बॉन्ड्स हैं वहां पर एक बड़ी सप्लाई आने वाली है। आरबीआई ने ओपन मार्केट में खरीदारी के संकेत पिछले हफ्ते में नहीं दिए हैं, उसका भी इम्पैक्ट है। आरबीआई ने ये जरूर कहा है कि स्टेट बॉन्ड ऑक्शन का रिवाइज शेड्यूल जो उन्होंने जारी किया वीकेंड पे, उसके लिहाज से 22 स्टेट्स 574 बिलियन रुपए यहाँ पर जुटाने की योजना में हैं, जो पहले ये नंबर 556 का था। तो क्लियरली एक बड़ा नंबर यहाँ पर आता हुआ। साथ ही साथ इस हफ्ते जारी होने वाले प्राइवेट प्लेसमेंट्स को अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी सारे नाम जुड़ते हुए नजर आए हैं इस हफ्ते के लिए। एमएस फाइनेंशियल सर्विसेज 1 बिलियन जुटाना चाहते हैं 25 मार्च 2029 की मैच्योरिटी के बॉन्ड्स के साथ। ईडल फाइनेंस 1.9 बिलियन जुटाना चाहते हैं, इसकी मैच्योरिटी 25 जून 2029 के लिहाज से है। टीवीएस होल्डिंग्स आपकी स्क्रीन पर हैं, ये भी जुटाना चाहते हैं 6.5 बिलियन बॉन्ड्स के द्वारा 24 जून 2029 की मैच्योरिटी वाले। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया 10 बिलियन रुपए जुटाने की योजना में है और ये बॉन्ड्स इशू कर रहे हैं जिनकी मैच्योरिटी 24 मार्च 2036 की है। पिलानी इन्वेस्टमेंट भी बाजार में है और इनकी योजना है 10 बिलियन जुटाने की। ये बॉन्ड्स के जरिए करना चाहते हैं जिनकी मैच्योरिटी 24 फरवरी 2029 की है। एंड देन इंडियन बैंक भी बाजार में है 50 बिलियन जुटाने के लिए इस हफ्ते में 24 मार्च 2036 के बॉन्ड प्लेसमेंट्स के साथ। सिड भी ऑफकोर्स एक काफ़ी बड़े नंबर के साथ यहाँ पर बाजार में है, 60 बिलियन यहाँ पर जुटाने की योजना है और ये 5 साल के बॉन्ड्स के द्वारा करने की उनकी उम्मीद भी है। इक्विनॉक्स इंडिया की बात की जाए तो 2.9 बिलियन ये जुटाना चाहते हैं 31 अगस्त 2030 की मैच्योरिटी के बॉन्ड्स लाकर। एंड फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज 5 बिलियन जुटाना चाहते हैं, ये 2 बॉन्ड्स लेकर आएंगे। और साथ ही साथ फाइनली बालकृष्णा इंडस्ट्रीज हैं 7.5 बिलियन जुटाना चाहते हैं, 3 बॉन्ड्स को लेकर आएंगे ये बाजार में इसी हफ्ते में। CNBC Awaaz and India Bonds present Bond Street.